रेवोल्यूशन के इसके पहले भी बताया जा चुका था, उसके आगे का स्टेप यहाँ बताया गया है। सबसे पहले कि व्हिच एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन फ्रांस, फ्रांस में कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन व्यवस्थाएं कायम की गई थी या कौन सी प्रणाली थी। तो यहाँ बताया गया कि नेशन स्टेट था, राष्ट्रीय था। तो आपको याद होगा 1830 के बाद तो वहाँ क्रांति हुई थी, तो नेशन था तो क्रांति होने की क्या जरूरत थी वहाँ पे, हो ही नहीं सकती है। उसके बाद है कि सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज हो सकता है इसलिए क्योंकि सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति में समाहित होगी। तो वो व्यक्ति कौन होगा, राजा किंग होगा या डिक्टेटरशिप होगा, तो सेंट्रलाइज हो जाएगा। बोथ वन एंड सेकेंड नहीं होना चाहिए, नन तो होगा ही नहीं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन को क्या करें, लॉजिक के साथ समझे, यानी आप खुद ही तर्क करें अपने आप से, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। असंतोष जहां होगा वो नेशन नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी है तो असंतोष कैसा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को हटा सकते हैं। इसके बाद which type of the formation law for in the citizens which is the territory, माने यहाँ पे लोगों के लिए कैसी शासन व्यवस्था, माने किस प्रकार के कानूनी व्यवस्थाएं संचालित थी। तो देखिएगा नॉन यूनिफॉर्मल या फॉर्मल, दो प्रकार के बांटे गए, नॉन यूनिफॉर्मल और फॉर्मल। आप सब देखिएगा कि स्कूल जाते हैं तो एक वर्ड होगा, फॉर्मल ड्रेस में आएंगे कि नॉन यूनिफॉर्मल। यस सर। तो एक कंसेप्ट बताया गया, यानी एक प्रॉपर वे है, सबके एक ही छड़ी से सबको हाथ देना है जैसा कहा जाता है, माने एक सिस्टम, आप प्रॉपर वे में आएंगे, फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। तो इस प्रकार से कानून भी वैसे होंगे कि सब पे एक समान लागू होंगे, जबकि ऐसा तो होता नहीं था। वहाँ तो 3 भागों में बांटा गया था, राजा का अलग कानून था, सेकेंड स्टेज का अलग था, थर्ड स्टेज का अलग था। तो फॉर्मल तो हो ही नहीं सकता है, नॉन यूनिफॉर्मल कंसेप्ट आया। लेकिन उसके बाद आता है किसके लिए कर रहे हो तुम, सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए। तो नागरिक कौन होंगे, जो वोट देने वाले होंगे या उसके नीचे आते हैं, उसके लिए ला वर्ड जोड़ा गया था, ला पाया, ठीक है। तो यहाँ सिटीजन का कंटेंट क्या होगा, क्या कर देखा गया, तो सिंपली क्या दिया गया, यूनिफॉर्मल हो गया। नॉन यूनिफॉर्मल की जगह क्या क्या, यूनी मानो का केंद्रित, एक ही जगह पे जाके, तो क्या हो गया, यूनिफॉर्मल। What is the new adaptation of the centralization administrative of system, तीनों पॉइंट आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आया है। तो क्या कि व्हाट इज द न्यू एडॉप्टेशन, नया चीज क्या लिया गया था वहां से। तो न्यू एडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, तो देखिएगा इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यू, यानी वहां पे क्या किया गया था कि जो भी व्यापारी वर्ग है उससे कस्टम ड्यूटी लिया जाएगा और चुकाना होगा ड्यू को, जो बैक है वो सब आपको चुकाना होगा। दूसरा देखिएगा उसके बाद वेट एंड मेजरमेंट के लिए एक प्रोसेस बनाया गया था कि आपको इतनी, अगर कोई भी कपड़े की लंबाई है तो उसका टैक्स आपको इतना देना पड़ेगा, ये एक सिस्टम बना हुआ था। तो इस प्रकार से बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, ऑल, यानी सभी। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑल। क्लियर है, यस स्टार्ट। Which language is the discourse, उस समय फ्रांस में जब आपको नेशनलिज्म की स्थिति आई थी तो उसके क्या क्या, माने किस चीज के हिसाब से आया था, माने उसकी स्थितियां तो होगी कि आप क्षेत्र के विशेष से आए थे या जातीय रूप से आए थे या कल्चरल कुछ बदलाव आया था, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा के कारण हुआ था, रीजनल के कारण हुआ था, और तीसरा क्या, रिलीजियस, धर्म के कारण हुआ था, नन, कोई और कारण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रीजनल हुआ था, रीजनल और यहाँ देखिएगा रिलीजन, दोनों दो शब्द हो गए। रीजनल हुआ कि जैसे आप एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र के कारण कुछ परिवर्तन आते हैं, उसके मोटिवेशन के कारण ऐसा बदलाव आ जाता है, तो उसी को आपको रीजनल बताया। बाद में यही नेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे किसी क्षेत्र के प्रति आपका ज्यादा लगाव हो जाता है। उसके बाद which language is spoken of the nation, कौन सी भाषा जो है वहाँ की बोली जाती थी, तो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड नॉन, अलग अलग भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी। लेकिन चूंकि रीजनल बताया गया फ्रांस है तो क्या होगा, फ्रेंच हो जाएगा। इसके बाद है कि फ्रेंच स्क्रिप्ट, जो वहाँ पे जैसे राष्ट्रगान या जो गान बनते हैं जो उत्साह को बढ़ाने वाले होते हैं, तो फ्रेंच स्क्रिप्ट रिटेन बाय, तो उसे किस भाषा में लिखा गया था, तो हमारा ध्यान फिर से फ्रांस पे ही जाएगा, जबकि वास्तव में वो क्या गया था, पेरिस में लिखा गया था। तो यही सब क्लू होता है जो पकड़ना आपको रहता है। फिर क्या, फ्रांस आर्मी विच मूव्स इनटू, फ्रांस आर्मी को जो राजा के आदेश पे मूव किया गया था कि आप पूरे एरिया में जाए, और एक प्रकार से एक क्या कहें, भ्रम पैदा किया गया था कि आप जाइए, शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया है राजा ने, ऐसा कहा गया था। तो वो सैनिक कहाँ गए थे,
सभी फ्रांस में कहाँ गए थे? तो स्वाभाविक है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, तो ऑल द अबव सारे क्षेत्रों में जाएंगे। ठीक है, तो यस सर। फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी अब्रॉड। फ्रेंच आर्मी को आप पीछे देखें कि वो एक एक करके कई सारे देशों में गए। आखिर कोई भी किसी देश में जाएगा वो भी जा कौन रहा है? तो आर्मी। सिंपल सी बात है, आर्मी में खुद ही अपना रूल रेगुलेशन पहले से तय होता है, तो मैनर और डिसिप्लिन तो उसमें पहले से होगा, तो वो उसको लेके तो नहीं आएगा। कॉमन सेंस का चीज है। आर्मी सबसे ज्यादा मैनर और डिसिप्लिन में माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें? द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। तो वो क्या लेके आएंगे? द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। तो इस प्रकार से पहला आंसर सही हो जाएगा। मतलब चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े, कुछ लॉजिक आप अपना भी दिमाग का लगाया करें, क्लियर हो जाएगा। फ्रेंच रीच्ड डिफरेंट सिटी। जब फ्रेंच जो है दूसरे शहरों में गए या अलग अलग जगहों पे, तो ऑफ द यूरोपियन स्टूडेंट्स एंड अदर एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन टू सेटिंग अप। तो जब फ्रांस के अलग अलग जगह के शिक्षित वर्ग, जो आपको यूरोपियन स्टूडेंट हैं वो भी शिक्षा से जुड़े हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास है ये भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ये सब जो मिलकर के इन्होंने क्या बनाया? तो इन्होंने क्या किया था? एक क्लब बनाया था जिसका नाम क्या है? जैकोबियन क्लब। अब जैकोबियन कौन थे इसे भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैकोबियन जब आप पढ़े थे फ्रांस के बारे में तो पढ़े थे कि 3 स्टेज बना हुआ था। सबसे ऊपर में फर्स्ट पे किंग आते थे, सेकंड में जो हाईएस्ट लेवल पे सरकार के द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते थे, ऑफिसर होते थे या फादर होते थे, वो आते थे। और थर्ड स्टेज ही सारा खर्च वहन करता था सरकार का और पूरे सिस्टम का। उसका 1/10 हिस्सा भी चर्च को देना पड़ता था, प्लस में सरकार को भी रेवेन्यू देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे खर्च हो गए। अब दे कौन रहा है? तो थर्ड स्टेज। तो जब थर्ड स्टेज दे रहा है तो उसकी डिमांड को सुनना चाहिए ना सरकार को, तो उसकी डिमांड कोई सुन ही नहीं रहा था। तो सुनने वाले में एक व्यक्ति आए जो फादर थे, उसका नाम था जैकोबियन, जैकब नाम के। तो उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनकी बातों का समर्थन किया और उसका एक यूनियन बनाया जिसका नाम हुआ जैकोबियन क्लब। और इसमें सब सारे जो भी व्यक्ति आंदोलन करेगा वो सब उसमें समाहित हो जाएगा। इस प्रकार से एक जैकोबियन क्लब का निर्माण हुआ। तो नाम रहा उनका, लेकिन काम क्या हो गया? एक संस्था बन गई। इसलिए जैकोबियन का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन एक संस्था के रूप में वो सबसे ज्यादा डेवलप हो गए। अब वो केवल फ्रांस में ही नहीं रहा, पूरा यूरोप में फैल गया। फिर आपको रसिया में भी गया है ये, लेकिन वहां पे इसका स्वरूप बिगड़ चुका था, बाद में देखेंगे उसको। द फ्रेंच वेसल्स बिगेन स्टॉर्म। तो वेस्टल्स जो है, फ्रेंच वेस्टल्स एक पैलेस का आपको वहां पे है जो आंदोलन के क्रम में तोड़ा गया था। तो यहाँ क्या कि फ्रेंच वेस्टल्स बिगेन स्टॉर्म। स्टॉर्म माने होता है आंधी या तूफान। जब लोगों पे ये कहा गया कि सरकार ने आप लोगों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है, शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है और सेनाओं को भेज दिया है, तो सेना के डर के कारण या सेना के कारण वो उग्र भीड़ सरकारी ऑफिसरों को तोड़ना शुरू कर दिए केवल आर्म्स के लिए, कि कैसे भी उनको आर्म्स मिले जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी क्रम में जब वो आगे की ओर गए तो फ्रेंच वेस्टल्स माने फ्रांस का एक महल मिला, पैलेस मिला, उस पैलेस पे पहुंच गया। वहां कुछ गार्ड्स थे, उनको वो मार डाले और उसके अंदर तक चले गया, लूटपाट किए। वहां के सारे जो मूल्यवान वस्तुएं थे उनको लेकर बाहर भेज दिया गया, पूरे पैलेस को नष्ट कर दिया गया। बाहर आने पर कुछ ऐसे भी लोग थे बाजार के जो उन मूल्यवान वस्तुओं को खरीद लिए, इसलिए खरीदे क्योंकि वो राजा की धरोहर को संरक्षित करना चाहते थे। अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या कि रिवॉल्यूशन क्राउड किसने तोड़ा था? तो रिवॉल्यूशन, क्रांति करने वाले लोगों ने उसे तोड़ा था। क्रांतिकारी। क्लियर हो गया? यस।